अस्सलाम वालेकुम। अभी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैंसर एंटीजन या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्यूमर एंटीजन। ये कैंसर इम्यूनोलॉजी की जो मैं सीरीज़ में वीडियो बना रहा हूँ ये उसकी दूसरी वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने कैंसर का इंट्रोडक्शन बताया था कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सुप्रेशन जीन्स क्या होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होगी तो किस तरह से एक ट्यूमर अराइज हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है। और इसके साथ साथ हमने माइटोसिस और एपोप्टोसिस को भी स्टडी किया था कि अगर उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो कैंसर किस तरह से हो सकता है। तो आज की वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि कैंसर एंटीजन कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और जीन्स में क्या क्या म्यूटेशन होगी तो कौन कौन से एंटीजन अपीयर होंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जीन्स एक्चुअली होता क्या है, यानी कि जीन्स की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती क्या है। तो जैसे हमें पता है कि जीन्स क्या होता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड होती हैं उनका एक ख़ास सीक्वेंस जो होता है वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं, जीन्स। और हमें पता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए में एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होती हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, जीन्स को बना रहे होते हैं। अब ये जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी किस तरह से यानी कि स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से अपीयरेंस होती है, उसमें होता यह है कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है। यानी कि ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये होगी हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या होता है, इन हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है इस तरह से। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, उनका एक खास जो सीक्वेंस होता है वो मिलके जीन्स बना रही होती हैं। अब अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है, क्लोज है डीएनए का, यानी कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द लिपटा है ये पोर्शन क्लोज है और ये वाला पोर्शन क्या है, ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होगी वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, और ये यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होगी जो कि हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटी हुई हैं तो इन पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये जीन्स, ये वाला पोर्शन जो कि ओपन है ये ऑन है जीन्स, और डीएनए के इस पोर्शन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। और इसका ये वाला पोर्शन जहाँ पे जीन्स क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द लिपटी हुई हैं, यहाँ पे जीन्स क्या है, ऑफ फॉर्म में है, और डीएनए के इस पोर्शन को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीन्स ऑन फॉर्म में है इससे मैसेंजर आरएनए बन सकता है जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी इन जीन्स की, और इन मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन होगी तो उससे क्या बन सकती हैं, प्रोटीन बन सकती हैं। तो यानी कि ये जीन्स क्या है, ऑन फॉर्म में है, और ये जीन्स क्या है, ऑफ फॉर्म में है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, और यहाँ पे हमारे जो एंजाइम होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे होते हैं वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती और ना ही इनसे कोई प्रोटीन प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी तरह जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनमें कुछ जीन्स ऑन फॉर्म में होती हैं और कुछ जीन ऑफ फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो आई की जीन्स होंगी वो क्या होंगी, ऑन फॉर्म में होंगी, और जो दूसरी जीन्स होंगी जो में ज़रूरत नहीं होगी उन कंपोनेंट्स बनाने की वो जीन्स ऑफ फॉर्म में होते हैं। इसी तरह होल बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनमें कुछ जीन ऑन फॉर्म में होती हैं और कुछ जीन्स ऑफ फॉर्म में होती हैं। ये तो होगी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो जीन्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जीन्स का जो है उनके दो पोर्शन होते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है फर्स्ट में एक जीन है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वो कंपोनेंट होता है जिससे आरएनए बनता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होंगी इनको आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा और इनके कॉम्प्लीमेंट्री एक मैसेंजर आरएनए बना देगा। ये पोर्शन जीन का क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है, यानी कि इसने आरएनए को बनाना होता है। एक और पोर्शन भी अटैच होता है जीन के साथ जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करवा रहा होता है, इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को। उसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं, या फिर उसको हम प्रोमोटर रीजन भी कहते हैं, या समटाइम कुछ एनहांसर भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ये क्या करवा रहे होते हैं, ये इस जीन की ये जो कोडिंग रीजन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करवा रहे होते हैं। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट सीख लिए। एक तो ये कि कुछ जीन्स ऑफ फॉर्म में होती हैं और कुछ जीन ऑन फॉर्म में होती हैं, और जो जीन्स होती हैं उनके दो रीजन होता है, एक कोडिंग रीजन होता है और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करवा रहा होता है। अब इन्हीं कंपोनेंट्स में जब म्यूटेशन होती है तो उससे क्या होता है, कैंसर अराइज होता है, और जब इनमें म्यूटेशन होगी तो इनसे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो एज अ एंटीजन के तौर पे बिहेव करेंगी। अब हम देखेंगे आगे जाके
कि इनमें कौन कौन सी म्यूटेशन होंगी तो किस तरह के एंटीजन अपीयर होंगे। तो हम ट्यूमर एंटीजन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन्स, एक को हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और दूसरे को हम कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि ये ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन क्या होते हैं और ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन क्या होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, इसका मतलब यह है कि ये एंटीजन स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। यानी कि ये अगर ये है कैंसर सेल और ये है नॉर्मल सेल, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये है नॉर्मल सेल, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जस्ट कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और ये नॉर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन जो कि कैंसर सेल रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ये हमारी बॉडी में क्या है, न्यूली प्रोड्यूस हो रही है, ये पहले से प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसमें हमारी बॉडी में कोई नया जीन इंसर्ट हुआ है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले से जो जीन प्रेजेंट है उसमें कोई म्यूटेशन हुई है, यानी कि ये पहले से जीन जो प्रेजेंट था उसमें कोई म्यूटेशन हुई है, तो उससे जो अब प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल नई है हमारी बॉडी के लिए। यानी कि हमारे नॉर्मल जो सेल होते हैं वो ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करवा रहे होते हैं और ना ही वो इस प्रोटीन को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। तो यानी कि जैसे मैंने बताया कि इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो या तो ये कोई नया जीन इंट्रोड्यूस हुआ है ह्यूमन बॉडी में, या फिर क्या हुआ है कि पहले से जो जीन प्रेजेंट थे ह्यूमन बॉडी में उनमें कोई म्यूटेशन हुई है। तो ये कंडीशन किस केस में हो सकती है, ये उस कंडीशन में होगी कि जब वायरस की वजह से कोई कैंसर होगा। वायरस एक्चुअली करता क्या है कि अपने जीन्स को ह्यूमन को जो डीएनए होता है उसमें इंसर्ट करवा देता है। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन का जो डीएनए था, ये हो गया ह्यूमन का डीएनए, उसमें कोई नया जीन इंट्रोड्यूस हो गया है। अब नॉर्मली तो जो ह्यूमन का जो डीएनए था वो ये वाली प्रोटीन फर्क प्रोड्यूस करवा रहा था। ये क्या है, नॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो कि इनको हमारा इम्यून सिस्टम फॉरन कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन ये जो जीन इंसर्ट हुआ है जो कि वायरस का जीन था, अब इसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी ह्यूमन बॉडी के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको फ़ौरन कंसीडर करेगा और फ़ौरन से इसके अगेंस्ट एक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंटीजन इस कैंसर सेल ने रिप्रेजेंट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कैंसर सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, ये किसी और नॉर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। और दूसरी कंडीशन जो हो सकती है उसमें मैंने बताया कि अगर जो ह्यूमन का जो जीन है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए, यानी कि उसके सीक्वेंस में कोई तब्दीली आ जाए, तब भी अब इससे जो फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल थी, ये थी नॉर्मल जीन ये वाली, तो उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी वो नॉर्मल थी ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन इस केस में जो अब एंटीजन प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, अब क्योंकि इसके अंदर कोई म्यूटेशन की वजह से अब इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस में चेंजेस आ गई हैं। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो अब इसमें जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, कुछ कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो कंपोनेंट्स है ये पहले से नॉर्मल जो जीन्स के कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होंगे कुछ, तो और कुछ इसमें कंपोनेंट्स जो होंगे वो इसमें जो ऐड हुए हैं या उसमें जो म्यूटेशन की वजह से उसमें चेंजेस आई हैं उसके होंगे। तो अब इसमें देखिए जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल से, तो अब इस प्रोटीन को हमारी बॉडी क्या करेगी, फॉरन कंसीडर करेगी। तो ये जो होते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, जैसे नाम से मैंने पहले बताया आप लोगों को कि सिर्फ ये ट्यूमर सेल के ऊपर ही प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉर्मल जो बॉडी के सेल होते हैं वो इन प्रोटीन या फिर इन एंटीजन को एक्सप्रेस नहीं करवा रहे होते हैं। ये जो दूसरी कंडीशन है ये किस केस में हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट कंडीशन है वो वायरस की वजह से हो सकती है, यानी कि वायरस जब कोई अपना जीन इंसर्ट करता है तो उससे एक नई प्रोटीन प्रोड्यूस होगी जिसको हमारी बॉडी फॉरन कंसीडर करेगी। इस केस में कब हो सकता है, इस केस में यानी कि दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो जब केमिकली म्यूटेशन हो जाए जीन्स के अंदर, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो म्यूटाजेंस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जीन्स जो नॉर्मल जीन होती है उसमें म्यूटेशन करवा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जिसमें म्यूटेशन हो सकती है वो फिज़िकल कंडीशन हो सकती है, यानी कि जो रेडिएशन होती हैं
वो भी क्या करवा सकती हैं, हमारे जो नॉर्मल जीन होती हैं उनमें म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो ये म्यूटेटेड जीन है, उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल न्यू है, यानी कि ये प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रही है ये पहले कभी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसी वजह से अब इनको हमारी बॉडी फॉरेन कंसीडर करेगी और ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होंगे कैंसर सेल के ऊपर। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। अब एक और बात आप लोग नोट करें, तो इसमें देखें जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है उसमें म्यूटेशन आ रही है, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका होता है कोडिंग रीजन और दूसरा होता है नॉन कोडिंग रीजन। तो अब आप लोग बताएं कि इन दोनों में से किस पोर्शन में म्यूटेशन या चेंजेस हुई हैं, उसकी वजह से ये ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन अराइज हुआ है। तो ऑफ कोर्स जो उसका ये कोडिंग रीजन है इसमें म्यूटेशन हुई है। इसी कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होने की वजह से जो प्रोटीन अब प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो पहले कभी भी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई। तो यानी कि जो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं वो कोडिंग रीजन में जब म्यूटेशन होती है तब ये प्रोड्यूस होती है ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। अब हम देखते हैं कि ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन क्या होते हैं। अब इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है कि ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन मीन्स कि इसके ये जो एंटीजन होते हैं ये कैंसर सेल के ऊपर भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि ये कैंसर सेल के ऊपर भी ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो एंटीजन होंगे कैंसर सेल के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी के सेल होते हैं उनमें भी ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं उनमें भी ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब ये कब एंटीजन के तौर पर बिहेव करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली तो प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, फिर क्यों हमारा इम्यून सिस्टम इनको फॉरन कंसीडर करता है? तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, उन दोनों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ चीज़ एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। मसलन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये पोर्शन होता है यूक्रोमेटिन और ये पोर्शन होता है उसका हेट्रोक्रोमेटिन। तो कुछ जो यहाँ पे जीन्स हैं वो क्या हैं, ऑन है, और यहाँ पे जो जीन्स हैं वो क्या है, ऑफ है। तो फीटस की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें कुछ जीन्स ऑन होते हैं और कुछ जीन ऑफ होते हैं, यानी कि उस वक्त जिनकी जीन की ज़रूरत होती है फीटस की ग्रोथ के लिए वो ऑन होते हैं और जिन जीन की ज़रूरत नहीं होती वो ऑफ फॉर्म में होते हैं। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि कुछ जीन जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जब फीटस में ज़रूरत थी उस वक्त ऑन थे, लेकिन आफ्टर बर्थ वो जीन्स क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो फर्ज करें ये जो जीन्स फीटस में क्या था, ऑन था, लेकिन आफ्टर बर्थ इसमें क्या हुआ, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले ये यूक्रोमेटिन था, अब ये हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, यानी कि अब क्या हो गया है, ऑफ हो गया है ये जीन, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एडल्ट लाइफ में अगर क्या हो ये जीन ऑन हो जाए फिर क्या होगा, अब इससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी उसको हमारी बॉडी फॉरन कंसीडर करेगी। यानी जब फीटस में जब ये जीन ऑन फॉर्म में था तो इससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी तो उस वक्त फीटस में इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो इसी वजह से इस प्रोटीन को ना ही वो सेल्फ कंसीडर करेगा ना ही नॉन सेल्फ कंसीडर करेगा, तो क्योंकि उस वक्त इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे मैंने बताया कि ये जीन क्या चला जाता है, ऑफ फॉर्म में चला जाता है। अब इससे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि ऑफ फॉर्म में चला गया है, इससे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाती हैं, यानी कि ये जीन अब ऑफ से ऑन फॉर्म में चला गया है, अब इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी इनको हमारा इम्यून सिस्टम फॉरन कंसीडर करेगा, क्योंकि उस वक्त इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं था फीटस में, इस वजह से उसको डिटेक्ट नहीं कर सका हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन जब एडल्ट फॉर्म में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं, यानी कि इस जीन की प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं, होना तो इसको ऑफ फॉर्म में चाहिए था लेकिन ये ऑन हो गया है, तो अब इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम फॉरन कंसीडर कर रहा है, तो ये एज ए एंटीजन के तौर पे बिहेव करेंगे। तो कुछ कैंसर सेल जो होते हैं उनमें जो फीटस जीन्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो उनसे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कंसीडर करता है, फॉरन कंसीडर करता है। अब इनको हम ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि फीटस में ये नॉर्मली एंटीजन ये प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि ये नॉर्मल सेल के ऊपर भी प्रेजेंट थे और एडल्ट्स में अब जाके दोबारा इन्होंने अपीयरेंस शो की है, तो अब ये यानी कि नॉर्मल सेल के ऊपर भी प्रेजेंट थे फीटस में, लेकिन एडल्ट्स में अब ये कैंसर सेल के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। तो फर्स्ट टाइप जो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन के वो ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेवलपमेंटल स्टेज में अगर वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी अब वो एडल्ट्स फॉर्म में भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई हैं, तो उनको हमारी बॉडी फॉरन कंसीडर करेगी। तो
ये क्या करेंगे, एज अ एंटीजन के तौर पे बिहेव करेंगे। यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है उसमें जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, अब वो एडल्ट फॉर्म में भी अगर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है तो उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी उसको फौरन कंसीडर करेगी। और ये कैंसर के केस में हो रहा होता है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या चेंजेस आई हैं, इसमें जो कोडिंग रीजन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, बल्कि क्या हुआ है, हमारा जो कोडिंग रीजन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहा है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। बल्कि उसका जो नॉन कोडिंग रीजन और इसका ये जो पोर्शन था हेट्रोक्रोमेटिन, इसमें मॉडिफिकेशन आई है। तो इसी वजह से इसमें कोडिंग रीजन का कोई अमल दखल नहीं होता। और इसमें जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो नॉर्मली भी प्रोड्यूस हो रही थी फीटस में, लेकिन अब इस केस में कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि टाइम का फ़र्क आ गया है। पहले वो फीटस में प्रोड्यूस हो रही थी, अब एडल्ट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसी वजह से अब यहाँ पे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है उसकी शेप स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल सेम होगी जैसा कि नॉर्मल वो फीटस में प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब उसका टाइम का फ़र्क आ गया है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। और दूसरी बात जैसे मैंने बताया, इसमें जो उसका कोडिंग रीजन था जीन्स का उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसमें क्वालिटेटिवली जो है वो बिल्कुल सेम होगी जैसे नॉर्मल एंटीजन होता है, लेकिन टाइम का फ़र्क हो गया है। अब जो सेकंड टाइप ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन की हो सकती है उसमें ये होगा कि अगर इस नॉन कोडिंग रीजन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे क्या होगा कि नॉर्मली ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि एडल्ट में ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है। फर्स्ट ये जीन जो है क्या है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी यानी कि जो एडल्ट फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन वो जो इसकी एक्सप्रेशन है वो ख़ास अमाउंट में है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में उसकी एक्सप्रेशन हो रही है। जैसे कि P53 एक एंटीजन है या प्रोटीन है, इसकी एक्सप्रेशन जो है या इसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम अमाउंट में हो रही होती है नॉर्मली एडल्ट में। लेकिन अगर इस नॉन कोडिंग रीजन में कोई म्यूटेशन हो जाए, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन कोडिंग रीजन का क्या काम होता है, इस कोडिंग रीजन की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो अब उससे क्या होगा, ये जो नॉन कोडिंग रीजन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करवा देगा। जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन इन्हांस होगी तो उससे मैसेंजर आरएनए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो जब मैसेंजर आरएनए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये नॉर्मल जो है रूटीन में जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी उससे हट गया, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें इसकी क्वालिटी वही है जो कि नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि कोडिंग रीजन में कोई म्यूटेशन नहीं हुई, ये नॉर्मल प्रोटीन की तरह ही है, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन क्योंकि ज़्यादा हो गई है तो इसको अब हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन कंसीडर करेगा। तो जब इसको फ़ौरन कंसीडर करेगा तो ये एज अ एंटीजन के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसमें देखें कि ये जो प्रोटीन थी, यानी कि ये वाली जो प्रोटीन है ये नॉर्मल सेल में भी प्रोड्यूस हो रही है और ट्यूमर सेल में भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। यानी कि ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन जो है वो मेजरली दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक तो डेवलपमेंटल स्टेज में हो सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन फीटस में प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन एडल्ट फॉर्म में वो प्रोड्यूस नहीं होती या बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। अगर तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए तो उनको हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फ़ौरन कंसीडर करेगा उनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन नॉर्मली जो एडल्ट्स में बहुत ही कम अमाउंट या फिर माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इन्हांस हो जाए, फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम उनको फ़ौरन कंसीडर करेगा और वो एंटीजन के तौर पे बिहेव करेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन में इनमें हमारा सबसे बेस्ट टारगेट कौन सा होगा, क्योंकि जो एंटीजन होते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और फिर उन सेल की डिस्ट्रक्शन का करवाता है। यानी कि जो कैंसर सेल जब एंटीजन को रिप्रेजेंट करवाते हैं अपनी सेल की सरफेस के ऊपर, तो हमारे जो होंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, अगर इसने रिप्रेजेंट करवाया है MSC1 की मदद से अपनी सरफेस के ऊपर, इसको MSC1 की मदद से इस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इस एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और कैंसर सेल को किल करवा देंगे। तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, यानी कि अगर जितने ज़्यादा एंटीजन एक्सप्रेस होंगे किसी भी
कैंसर सेल की सरफेस के ऊपर, उसको हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली डिटेक्ट करेगा और फिर उसको अच्छे से किल करेगा। तो इसी वजह से जो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, ये जैसे मैंने बताया, अगर इसको हम टारगेट रखेंगे हमारे इम्यूनोथेरेपी में, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब हम इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनोथेरेपी डेवलप करेंगे, यानी कि हमने कोई सेल इसके अगेंस्ट डेवलप किए हैं, तो ये जो सेल जब हम इसमें हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को जाके ही डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटीन जैसे मैंने बताया, ये जो एंटीजन है, ये सिर्फ कैंसर सेल के ऊपर ही रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये कैंसर सेल को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, जो नॉर्मल हमारे सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और स्पेशली जब म्यूटेशन से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और म्यूटेशन क्या होती है? मोस्टली रैंडमली म्यूटेशन होती है। तो रैंडम म्यूटेशन से क्या होता है कि हर दफ़ा नई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, यानी कि हर दफ़ा एंटीजन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इससे ये हो सकता है कि फर्स्ट के लिए 2 पर्सन हैं, दोनों में ही पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो उसमें ये हो सकता है कि एक पर्सन में जो एंटीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन है, वो और तरह के हो सकते हैं, और दूसरे पर्सन में ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और तरह के हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्पेसिफिकली या यूनिकली एक्सप्रेस हो रहे होते हैं ट्यूमर सेल के ऊपर या कैंसर सेल के ऊपर। तो इसी वजह से हर पर्सन के लिए फिर अलग से हमें एक ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेपी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इसका सबसे ये बड़ा है कि अगर जब हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे उस पर्सन की, तो उसमें हमारे नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो मोस्ट केसेस में ये होता है कि जो एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं वो यूनिकली एक्सप्रेस हो रहे होते हैं सेल, यानी कि जो कैंसर सेल के ऊपर होते हैं। इवन ये भी हो रहा होता है कि अगर मेटास्टेसिस हुआ है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैंसर हुआ है, तो वहाँ पे जो एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, वो और तरह के हैं। बॉडी के डिफरेंट दूसरे पोर्शन में जो एंटीजन है वो और तरह के हैं। तो इसी वजह से इस केस में अगर तो कोई ऐसा एंटीजन हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो हर सेल के ऊपर, यानी हर कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा, और होगा भी स्पेसिफिकली कैंसर सेल के ऊपर, तो वो सबसे बेस्ट हमारा टारगेट होगा। उसमें जो हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे उसके आउटकम भी बहुत अच्छे होंगे, और उसमें हमारे जो नॉर्मल सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब अगर आप इस केस में देखें, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो कोडिंग रीजन है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रही होती, यानी कि इसमें जो क्वालिटी है प्रोटीन्स की या जो एंटीजन्स की, वो सेम रहती हैं। तो इसी वजह से इसमें टारगेट जो हम करेंगे वो हर कैंसर के ऊपर अच्छे से टारगेट होगा। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटीन नॉर्मल सेल के ऊपर भी एक्सप्रेस हो रही होती हैं। तो ये हो सकता है कि जहाँ पे हमारे इम्यूनोथेरेपी से कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, तो उसके साथ साथ नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूमर एंटीजन ये समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि कैंसर को किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और उस कैंसर सेल की किलिंग करवाता है। वो थर्ड वीडियो होगी हमारी सीरीज़ की। इसके बाद 2 और वीडियोस होंगी, उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे कैंसर सेल बच जाते हैं, और लास्ट में इम्यूनोथेरेपी को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ।